मार्च में बोला था अभी होगा, जून में बोला था अभी होगा, बराबर है। हमने बोला था रेट तो सबका बढ़ेगा, पेंशन सबको मिलेगी। किस तरीके से आप लेते हो वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पेंशन 100%, 100%, 7,500 महीने भत्ता आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो एनएसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये बोलती है कि आप खुद अपनी तरफ देखोगे, संगठित होगे, पूरा भारत एक होगा और अपने लिए लड़ेगा और जो अपना हक है तो लेके। आपको अकेला समझने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं और हमारी कीमत हमारी एकता में है। अलग तो मैं भी कुछ नहीं हूं, अलग आप भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो संघर्ष है वो पिछले 10 साल से है। आज ये 10वें साल की सालगिरह है। 26 जुलाई कारगिल दिन 2015 को ईपीएस का आंदोलन बुल्ढाना में शुरू हुआ था। बहुत बड़ा मोर्चा निकला था और उस दिन से आंदोलन शुरू हुआ। आज बराबर आज के दिन हुबली में उसको 10 साल हो गए। 10 साल के संघर्ष में रिजल्ट शून्य है, 0। एफर्ट्स 100%, सभी के जो एफर्ट्स है, आप लोगों के सबके एफर्ट्स 100% एफर्ट्स है, रिजल्ट 0 है। बराबर है। तो ये 10 साल में हमने क्या किया? ये 10 साल में आपने बहुत कुछ किया है, आपको मालूम नहीं, इसलिए बताना मेरी जरूरत है, मेरा कर्तव्य है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? नो प्रॉब्लम। तो 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में पूरे भारतवर्ष में, पूरे 28 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में आपने बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। आज इतनी बारिश में यहां पर हमारे इतने लोग जमा होते हैं, ये सादी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये आपके संघर्ष का परिणाम है। इस 10 सालों में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकातें की, उनको बताया कि ये हमारा प्रश्न है और ये आप प्रश्न को आपको हल निकालना है। उन्होंने भी दोनों बार कहा मैं आपका प्रधान सेवक हूं। मैं वहां पे था, मेरे सामने मेरा हाथ पकड़ के कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं, ये काम करूंगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी तक काम हुआ क्या? उसके बाद हम आदरणीय निर्मला सीतारामन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको हम मिले। 3 बार मीटिंग हुई, 3 बार। एक बार हमारे नरगुन सर भी साथ में थे, 2 बार थे शायद, और ये तय भी थी। उनको पूरा समझाने के बाद उनको हमने क्या समझाया? उनको बोला आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि ईपीएस स्कीम का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम भारत सरकार उसको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन है और उसमें आपको पेंशन मिलती है। तो हमने उनको बोला मैडम, श्रमयोगी मानधन योजना में आप 100% पैसे देते हो, मतलब अगर मैं 100 भरूं तो आप भी 100 रुपए देते हो। बराबर। यूपीएस जो अभी सरकारी कर्मचारियों की स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18.5% का योगदान करती है और हमारे पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0 है। 1.16 देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं, पेंशन के लिए नहीं देते। ये हमने उनको बोला और हमने उनको पूछा कि हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? है क्या? भारत माता के हम सौतेले पुत्र है क्या?
अगर नहीं है तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? किसी को एक पेंशन, किसी को दूसरी पेंशन, किसी को फुकट पेंशन, और हमने पैसे भरने के बाद 30-30 साल काम करने के बाद हमारी पेंशन ऐसी कि उस पर हमें हंसी आए, लोग हमारी मजाक उड़ाए। 800 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि हमने EPS 95 की पेंशन 1000 कर दी, बराबर है। आपको बता देता हूं 36,60,000 लोगों को 1000 से कम पेंशन है। 36,60,000 लोगों को 1000 से कम पेंशन। 800, 900, 500, बहुत ही बुरी कंडीशन है। और वो भी ऐसी उम्र में जब हम 60 साल के हो गए, हमारी बीवी 60 साल की हो गई, और हमारे बच्चे उनको नौकरियां में, वो कॉन्ट्रैक्ट पे 5,000 पे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे अच्छे भी होंगे तो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, उनको उनके बच्चे देखने हैं। तो हमारे लिए हमारे बच्चों ने भी हमको छोड़ दिया, और हमारी सरकार जो हमारी माए बाप होती है उसने भी हमको छोड़ दिया। जिस देश के लिए हमने काम किया, पैसे भरे ताकि मेरा बुढ़ापा ठीक ठाक हो, उस देश ने हमको भुला दिया। और जिस घर के लिए हम खपे, जिस घर के लिए हमने काम किए, कष्ट किए, भाइयों की शादी की, बहनों की शादी की, बच्चों को पढ़ाया, कर्जा उठाया, उधार लिया, उनको पढ़ाया, उसके बाद वो बच्चे भी हमें भूला। आज हमारा कोई नहीं है, मान्य है, बराबर है क्या? अगर आप में से कोई बोलता होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं, आप उसके सामने हाथ फैलाते हो, बेटा 200 रुपए दे, बेटा 500 रुपए दे। जिस आपके हाथ में जिंदगी भर उसको पैसे दिए, चट्टी बनियान दिया, पुस्तक दिए, किताबें दी, उस बच्चे के सामने आज अपना आपका देने वाला हाथ लेने वाला हो गया, बराबर है। और अगर वो बच्चे की बीवी उसको बोले कि बाबा डेली 200 रुपए मांगता है, तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं है। वो पीछे आवाज जा रही है, मेरी आवाज आ रही है? तो आवाज क्यों आ रही है वहां से? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग 90% लोग यहाँ पे भाषण सुनने के लिए आए और 10% खाने की वेट कर रहे हैं। बाहर उधर देख रहे, गप्पे मार रहे हैं। चलो तो ठीक है, जो सुनना चाहते हैं सुने, और साथ में रहना चाहते रहे, वैसे हम सब साथ में हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके लिए खड़ा होने वाला ना सरकार है, ना घर के लोग हैं, ना आपके यूनियन के लोग हैं। यूनियन के लोगों ने आपको तब तक सदस्य रखा जब तक आप पावती फाड़ते थे, बराबर। जब तक आपको पगार मिलता था, पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, तब तक आप यूनियन के मेंबर थे। आप कोई भी यूनियन के हो, BMS के हो, इंटक के हो, C2 के हो, आईटक के हो, या कोई और रीजनल पार्टी की यूनियन होगी उसमें हो, आप तब तक पावती फाड़ते थे, तब तक आप उसके मेंबर थे। जब आप रिटायर हो गए, आप यूनियन के मेंबर नहीं है क्या? नहीं है। तो आज यूनियन भी आपकी तरफ नहीं देखती, घरदार नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, सरकार नहीं देखती, तो हमारी तरफ देखेगा कौन? तो NAC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये बोलती है कि आप खुद अपनी तरफ देखोगे, संगठित होगे, पूरा भारत एक होगा और अपने लिए लड़ेगा, और जो आपका हक है वो लेके। आपको अकेला समझने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं, और हमारी कीमत हमारी एकता में है। अलग तो मैं भी कुछ नहीं हूं,
अलग आप भी कुछ नहीं है, लेकिन जब हम एक साथ होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो हमारी बात इस सरकार को क्या, उस सरकार को भी सुननी पड़ेगी। जनता जनार्दन होती है, जनार्दन माने भगवान, जनता ही भगवान होती है। और जिनको ये लगता है कि कोई अशक्त आदमी कुछ नहीं कर सकता, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 10 मुख वाले रावण को सोने की लंका होने के बावजूद वानरों ने हराया था। बराबर है क्या? हम आदमी हैं, इंसान हैं, हमें हमारा हक मिलेगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 19 जून को, आज की 26 जुलाई है, मतलब 40 दिन पहले तकरीबन, हमने यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर आदरणीय मनसुख भाई मांडविया ने बुलाया था। उनके साथ 1 घंटे की चर्चा हुई। उस चर्चा में उन्होंने बताया, मेरी तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से, कामगार विभाग की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं क्या दे सकता हूं, वो मेरा हिसाब किताब पूरा तैयार है। अभी उसमें मुझे फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने उनको बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको मदद करने को तैयार हूं। उन्होंने ये कहा कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया है, 1-2 दिन में उनके साथ मेरी मुलाकात होगी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, ये आपकी बात है। और उसके बाद उनका और मेरा अगर अच्छा डिस्कशन नहीं रहा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री हम दोनों को बुलाएंगे और वो जो निर्णय लेंगे वो फाइनल निर्णय होगा। इसमें हो सकता है राज्य सरकार भी पार्टिसिपेट करे, बराबर है? तो इसलिए आपको शेर बनना है, लोमड़ी नहीं बनना है। पेट तो सबका भरेगा, पेंशन सबको मिलेगी। किस तरीके से आप लेते हो, वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पेंशन 100%, 100%, 7,500 महीने भत्ता आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये बोलते हुए मैं क्यों बोलता हूं, अभी जैसे हमारे अय्यन्ना गौडर जी ने बोला कि मार्च में बोला था अभी होगा, जून में बोला था अभी होगा, बराबर है। हमने बोला था, हम देने वाले नहीं, बराबर, हम मांगने वाले और लड़के मांगने वाले। अब देने वाला शाहूकार अगर आपको बोलता है मैं 2 दिन में दूंगा, तो आप घर वालों को क्या बोलोगे? वो 2 दिन में दे रहा है, बराबर। वो बोलता है नहीं अभी नहीं होता, अगले महीने देखते हैं। भाई तो मांगने वाला हूं ना, देने वाला हूं क्या? हम देने वाले हैं क्या? मांगने वाले। तो देने वाला शाहूकार बोलता है 8 दिन के बाद आओ, तो हम घर वालों को बोलते भैया 8 दिन में मिलेगा। तो इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं जो मुझे बोला जाता है, जो संकेत होते हैं, जो इंडिकेशंस होती है, वो आपके सामने बताता हूं और आपका धीरज भी बनाता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलता। अभी मुझे जो बोला गया है, आपका काम कभी भी हो सकता है। आपको 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब फिर इसमें भी एक कैच है, हम 7,500 महंगाई भत्ता बोलते हैं, समझो उन्होंने थोड़ा कम दिया, हम ले लेंगे, बराबर है? थोड़ा भी दिया तो लेंगे, क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, कन्नड़ा में भी होगी, भागते भूत की लंगोटी से ही, बराबर। और हमारे लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है, जो भी मिलेगा लेंगे, आगे चलकर संघर्ष करेंगे, लेकिन जब तक कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है, हम बोलेंगे 7,500 और महंगाई भत्ता, बराबर है? उसका बाद भी बोला, क्यों नहीं हो रहा है, वो भी बोला मैं।
अभी ये हुई एक बात, मेडिकल फैसिलिटी का आपका काम तत्वतः पूरी तरह से मान्य हुआ है। मंत्री जी ने कहा था 70 साल के बाद आयुष्मान भारत सबको है, आप भी ले लो। हमने बोला ऐसा नहीं होता है, कामगार का जिंदगी बहुत कठिन है, उसको गन्ने के जैसा इधर से डालते उधर से वो चिपट निकलता है, बराबर पूरा जूस खींच लेते हैं। तो हमको मेडिकल फैसिलिटी 58 साल के बाद चाहिए, ये उन्होंने मान्य किया है। हमारे ईपीएस के पेंशन धारकों को, उनकी पत्नी को मेडिकल फैसिलिटी 58 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इसका भी डिक्लेरेशन ऑफ करेंगे। जितने हायर पेंशन के मामले हैं उसको भी लेके हम चल रहे हैं। जिनको हायर पेंशन मिल रही है वो इसको याद रखिए कि एनएससी का आपकी लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा है। जबकि कई लोग बोलते हैं पैसे जमा किए, फिर वकील को दिए, वो पैसे दिए, कुछ लिए, कुछ हमने ऐसा नहीं किया। हम उसके लिए ग्राउंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक आपको लोकमत या लोगों का सपोर्ट नहीं होता है, कोई भी डिसीजन बराबर नहीं देता। तो ये चीजें हैं, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपको मिलने आया हूं। कभी आपने ऐसा सुना कि भगवान मंदिर से उठ के आया और मेरे घर में आया, आपके घर में आया, बोला मेरा दर्शन कर लो, तुम बड़े भक्त हो? ऐसा होता है क्या? अपने को मंदिर में जाना पड़ता है, बराबर है। तो मैं बुल्ढाना से आया हूं मेरे मंदिर में, मेरे भगवान के दर्शन करने। आप हमारे भगवान हैं और मेरे भगवान आप है, इसलिए मैं आकर इस मंदिर में आया हूं। जैसे आप मेरे भगवान हैं वैसे आप भी, आपके भी तो कोई भगवान होंगे। वो लोग हैं जो आज सभा में नहीं है। वो भगवान दिखते क्या? भगवान दिखते क्या? आज भी नहीं दिख रहे वो यहाँ। वो भगवान जो यहाँ तक नहीं आए वो आपको नहीं दिख रहे, तो आप उनको ढूंढो, वो कौन से भगवान है। कोई भगवान बोलेगा है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बोला यार मेरी भी ठीक नहीं, फिर भी मैं गया, बराबर है। तबीयत किसकी ठीक है? अरे जब आप संघर्ष में रहोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। आप एक अकेले घर में बैठोगे तो तबीयत बिगड़ेगी। लिख लो प्रिस्क्रिप्शन। तो आप अपने अपने भगवान ढूंढो और इस संगठन में उनको जुड़ाओ और फिर तैयार करो एक ऐसा विश्वरूप दर्शन, ऐसा बड़ा विश्वरूप दर्शन का बहुत बड़ा समाज जिसको देख के सरकार भी डरे। इतना ही कहता हूं, ज्यादा समय हो गया है। अभी जब यहाँ हम लोग सब घूम के मीटिंगें ले रहे हैं, नरगुन साहब ये सभी हमारे नेतागण मेहनत कर रहे हैं, तभी एक टीम हमारी दिल्ली में एक टीम बैठी है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय बहुगुणा जी जो दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव है, और हमारे राजीव भटनागर जी और BS राणा जी, ये सब लोग दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं और सभी को ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा जल्दी से जल्दी आए। तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हैं, पूरा हिंदुस्तान का ज्येष्ठ नागरिक आपके साथ है और आपको ये हिम्मत रखनी है और जीतना है। जीत के सिवाय हमें कोई पर्याय नहीं है। हमें या तो अभी दिल्ली में जाके या तो जीतेंगे या हारेंगे नहीं, या तो जीतना है या फिर जो भी करना है करेंगे, लेकिन अपना हक हम छीन के रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं, बराबर है। तो आप सबको मैं न्योता देने आया हूं दिल्ली में आने का। आप सब लोग दिल्ली आइए और देखिए जो टीम वहां पे गई है दिल्ली में, तो क्या पूरी सिस्टम अपने प्रेशर कुकर जैसी, जो दिल्ली में गए ऊपर का ढक्कन फिट कर रहे हैं, बराबर है, और हम लोग नीचे से आग लगा रहे हैं।
जब पूरा ढक्कन बंद होगा और नीचे से आग लगेगी तब सीटी बजेगी सरकार की, बराबर है। और फिर अंदर जो दाल है वो फिर गलेगी, बराबर है। दाल गलाने के लिए ऊपर का ढक्कन टाइट करने के लिए एक टीम दिल्ली में है और नीचे से आग लगाने के लिए हमारी टीम, बराबर है। तो इसलिए हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और हमको लड़ना है, निराश नहीं होना है। कई लोग बोलेंगे अरे नहीं होता है, बोलना नहीं होगा तो नहीं होगा, लड़ूंगा तो सही, बराबर। तो हम 2 नारे लेंगे, हम सब एक क्यों है। अब यहाँ पे बैठे हुए कोई शुगर फैक्ट्री का है, कोई डीसीसी